अगर मैं आपसे कहूं कि भारत और यूरोप के बीच डील होने के बाद आखिर कौन सी चीज सस्ती तो कौन सी चीज महंगी होगी? अरे आपके जेब से ज्यादा पैसा खर्च होगा कि कम पैसा खर्च होगा? आपका जेब भारी रहेगा कि हल्का हो जाएगा? अभी आप खुद कहोगे कि भाई साहब मेरी फेवरेट चीज इतनी सस्ती हो गई। हाँ, मैं आपको सभी प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि क्या चीजें डील हुई हैं, क्या चीजें डील नहीं हुई हैं, और देश के लेवल पर क्या हुआ है, और भारत के अंदर क्या चीजें सस्ती तो क्या चीजें महंगी होंगी, और किस कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है तो किस कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। हाँ देखो, असल में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच FTA हुआ है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि यार कुछ भारत को फायदा होगा, कुछ यूरोप को फायदा होगा, इसे कहते हैं। असल में अब भारत के जो सामान है वो बिना टैक्स के यूरोप के अंदर जाकर बिक पाएंगे। जैसे कि भारत यहाँ से कुछ सामान भेजता था तो वहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी, बहुत सारे फलाना ढिमकाना करके 20-25%, 30-40%, कहीं कहीं 100% तक टैक्स मार दिया जाता था। पता लगा यहाँ से 100 रुपये एक सामान जा रहा है, वहाँ 200-300 का बिक रहा है, तो कौन ही खरीदेगा? इस वजह से भारत के प्रोडक्ट वहाँ जाकर महंगे हो जाते थे। वही टैक्स अब हटा दिए जाएंगे, जिसकी वजह से भारत के प्रोडक्ट वहां सस्ते हो जाएंगे और भारत के प्रोडक्ट वहां पर बिकेंगे, यानी कि भारत के सामान वहां पर जाकर यूरोप में बिकेंगे। और यूरोप के साथ भी सेम कंडीशन है, यूरोप के टैक्सेस हटा दिए जाएंगे तो यूरोप के सामान भारत में आकर बिकेंगे। तो मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, यानी कि दोनों लोग को ही फायदा होगा। अब ये जो डील थी ये लगभग सन 2007 से चल रही थी और लगभग 16-17 साल, आई थिंक 18 साल हो गए थे, और 18 साल से ये डील कंफर्म नहीं हुई थी। फाइनली इस 27 तारीख को जाकर कंफर्म हो गई। असल में 26 तारीख को, यानी कि 26 जनवरी को ही, जब गणतंत्र दिवस आप और हम मना रहे थे, तो ये डील फाइनल हो चुकी थी। 27 तारीख इसलिए चुना गया क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो मेन मुखिया लोग हैं वो लोग आए थे, और यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल 27 कंट्री हैं, इस वजह से 27 तारीख चुनी गई, मतलब था कि थोड़ा अच्छा लगे। अब आपको पता है मोदी जी कभी AI को अमेरिका और इंडिया बना देते हैं, कभी 27 को यूरोपियन यूनियन ही बना देते हैं। लेकिन हाँ, बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये 27 देश यूरोपियन यूनियन आज तक यार समझ ही नहीं आ पाया, मूड़ी खजुआता रह गया। देखो, असल में यूरोपियन यूनियन जो है उसके अंदर 27 देश आते हैं यूरोप के। वो 27 देश एक संगठन बनाए, कहे कि हम 27 देश आपस में मिलकर रहेंगे, आपस में मिलजुल कर सारे काम करेंगे, और वो 27 देश अपने आप को एक देश के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं जिसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। उस यूरोपियन यूनियन के अलग मतलब प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, और यूरोपियन परिषद अध्यक्ष, और उसी के साथ साथ यूरोपियन आयोग अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो कि अगर देखोगे यूरोपियन आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन है जो कि ये आई थी, और यूरोपियन परिषद अध्यक्ष जो कि एंटोनियो कोस्टा है जो कि ये आए थे। ये वैसे भारत से बिलोंग करते हैं, इनके दादा उदा यहाँ गोवा के अंदर थे। देखो थोड़ा इंडियन की तरह इनका शकल भी लगता है। लेकिन अब क्या है कि भारत केवल एक देश से डील नहीं किया है। अगर वैसे देखा जाए तो भारत ने 27 देश से डील किया है, और 27 देश यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं। मतलब भारत के यहाँ से जो सामान जाएंगे ना भाई साहब, वो 27 देश के अंदर जाएंगे। तो भारत केवल एक देश से अपना संबंध अच्छा नहीं बनाया, टोटल एक ही बार में एक तीर मारा। एक तीर से लोग 2 निशाने मारते हैं, 27 निशाने भारत मार दिया है। अब मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? अरे तभी समझ पाओगे कहाँ सस्ती हुआ कहाँ महंगी हुआ, क्योंकि लोग यही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार ये सब चीजें हो क्या रही है। लेकिन बहरहाल जब भारत ने ये सारी डीलें कर ली तो उसके बाद यार जो तुर्की था, जो अमेरिका था, यार वो तो बौखला गया। असल में वो कह रहा है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कौन क्या कहा। पहले अमेरिका के में क्या कहा, फिर टर्की और कियम क्या कहा। अमेरिका के अगर देखा जाए, ट्रेजरी जो सेक्रेटरी हैं जिनका नाम बेसेंट है, ये ट्रंपो का हरी बगल आप देखे होंगे, इसको वो घूमता रहता है। इसने कहा है कि भारत के साथ डील साइन करके यूरोप संघ अपने ही खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। यूरोप ने भले ही रूस के साथ अपने तेल खरीदने का महत्वपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था, लेकिन अब वह भारत के रिफाइन हो रहे रूसी तेल का उत्पादन खरीदने के तैयारी में है, और इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से रूस यूक्रेन के युद्ध को फंडिंग कर रहे हैं। मतलब क्या है? अरे मतलब ये है कि असल में जैसे भारत में कोई विवाद होता है ना तो तुरंत हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। अमेरिका के अंदर कोई विवाद होता है तुरंत रसिया यूक्रेन कर देते हैं। अब रसिया यूक्रेन यहाँ पर कैसे आ गया? असल में देखोगे भारत के अंदर ना दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है मुकेश अंबानी के पास, जो कि कच्चे तेल को रिफाइन करती है।
कच्चे तेल को कैसे रिफाइन करती है और क्यों करती है। देखो, असल में मुकेश अंबानी के पास जामनगर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और भारत तो ये भी कह दिया कि ये तो छोड़िए, अभी हम $100 बिलियन और इन्वेस्ट करने वाले हैं ये तेल की रिफाइनिंग में। अब सोच कर देख लीजिए भारत के अंदर तेल की रिफाइनिंग कितनी तेज आगे जाएगी। यानी कि भारत के अंदर अब तेल आगे आने वाले समय में थोड़े सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि जब रिफाइनिंग तेज चीज होगी और भारत बहुत ज्यादा बेचेगा। आज नहीं तो कल से ही भारत रूस से और ज्यादा तेल खरीदने लगेगा जब पूरा पूरा मैटर सुलझ जाएगा। असल में जो अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ 50% 60% का मार के रखा था, उसका भाई साहब घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। असल में भारत के जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहे थे अमेरिका के अंदर जाकर टैरिफ की वजह से, अब वो यूरोप के अंदर बिकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के अंदर जो कपड़ा लत्ता की कंपनियां और बाकी सारी कंपनियां बंद होने लगी थी, वो वापस से खुलना चालू होंगी। आप जाकर देखिए सूरत, गुजरात, अहमदाबाद के अंदर कुछ कंपनियां बंद हो चुकी थी, लेकिन अब वो वापस से खुलना चालू होंगी। और अगर आपकी भी नौकरी उसी चक्कर में छूट गई थी तो आप जाकर अब फिर से कर सकते हो, वापस से सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा। असल में भारत के अंदर ये जो चीजें है ना, ये काफी बड़ी होने वाली है कि $100 बिलियन वापस से भारत इन्वेस्ट करेगा, जिसकी वजह से रिफाइनिंग का जो सेक्टर है ना, वो बहुत ऊपर चला जाएगा। और उसी के साथ साथ चाहे भारत वेनेजुएला से तेल खरीदे, चाहे सऊदी से खरीदे, चाहे ईरान से खरीदे, चाहे रूस से खरीदे, भारत आराम से उसे रिफाइन कर लेगा। और भारत के पास ऐसी मशीन है जो कि पूरे दुनिया का कच्चा तेल ले आओगे तो भारत उसे रिफाइन कर देगा। और उसी के साथ साथ कितना भी गंदा कच्चा तेल लाओगे उसे भी रिफाइन कर देगा। अरे कच्चा तेल यार, वही जो काला काला होता है गाढ़ का ना, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। उसी में से पेट्रोल, डीजल, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, केरोसिन, मट्टी तेल और कई सारे अन्य गैसेस निकलते हैं, फिर उसे निकालकर बेचा जाता है। वो काम करते हैं आपके मुकेश अंबानी और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि ये काम किया करती हैं। अब भारत इसे और बड़े स्तर पर करेगा। यही जो आपका अमेरिका बार बार कहता था कि रूस से तेल खरीद कर तुम रिफाइन करते हो, रिफाइन करने के बाद तुम अमेरिका को बेच देते हो, तुम बेच देते हो यूरोप को। अब आप कहोगे कि यार यूरोप नहीं खरीद सकता क्या रूस से? अरे यार देखो, यूरोप और रूस के बीच तगड़ी जमती नहीं है, इस वजह से वो खरीदता नहीं था। और अगर भारत से वो तेल खरीदेगा यूरोप, तो यही ये कह रहे हैं कि भारत से तुम तेल खरीद रहे हो यूरोप, तो तुम क्या कर रहे हो? इनडायरेक्टली फंडिंग तो कर रहे हो, क्योंकि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो रूस से तेल खरीदने के बाद भारत रिफाइन कर लेगा, वही तेल यूरोप खरीद लेगा। तो इनडायरेक्टली तुम भारत को फंडिंग किए और भारत किसे फंडिंग कर दिया? रूस को। मतलब इनका कहना ये है, दिमाग को कुछ ज्यादा लगा लेते, अब कुछ नहीं कर पा रहे, तिल मिला कर रह जाए। यार बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत के अंदर रहती है, अब रूस से तेल ना खरीदे तो कहां से खरीदे? एक कहता है ईरानों से मत खरीदो, वेनेजुएला से कहता है ना खरीदो, सऊदीया से कहता ना, अरे कहां से खरीदे? इनकी फुफ्फा के यहाँ से खरीदे भाई साहब, कहीं जगह ही नहीं दे रहा। तो इस वजह से भारत अब खुलकर खरीदेगा और वाकई में खरीदेगा, जिसकी वजह से आगे चलकर भारत के अंदर रिफाइनिंग जब बहुत ज्यादा होने लगेगी, सस्ते हो जाएंगे तेल, और बहुत ज्यादा जब तेल खरीदने लगेगा और सस्ते हो जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर तुर्की देखोगे, तुर्की के तो TIM के प्रमुख जो आपके मुस्तफ़ा हैं, असल में आपको मैं बता रहा हूँ, आप तुर्की भले न जानते हो, लेकिन भाई साहब जितना पाकिस्तान चोट्टा है ना, उतना तुर्की भी चोट्टा है। आप देखोगे तो भारत ना तुर्की के अंदर तब भी कपड़ा लत्ता बेचा करता था, दिया करता था, लेकिन अगर वही कपड़ा लत्ता भारत यूरोप में देने लगेगा तो यहाँ पर प्रभावित हो जाएगा। वही ये कहता है। असल में EU के नए समझौते तुर्की के निर्यात पर असर डालेंगे। भारत EU के हमारे हाईटेक निर्यात पर नकारात्मक असर डाल सकता है। भारत से हमें रेडीमेड कपड़े और टेक्सटाइल्स जैसे श्रम प्रधान क्षेत्र में निर्यात में नुकसान हो सकता है, इसका कहना ये है। अब इसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अब फाइनली बात कर ही लेते हैं कि आखिरकार कौन सी चीज़ सस्ती होगी, कौन सी चीज़ फायदा होगा। अब आप देखो, मेन चीज़ ये है, पूरा मैटर समझ गए हो, अब आप आराम से जान जाओगे क्यों सस्ती होगी, क्यों महंगा होगा। देखो, असल में कोई भी चीज़ जब भी दूसरे देश से कुछ मंगाती है ना, तो उस पर कुछ टैक्स लगा देती है, उस पर कुछ प्रतिबंध लगा देती है। क्यों लगाती है? अब मान लेते हैं कि अमेरिका कुछ भारत के अंदर बेच रहा है और भारत उसके ऊपर टैक्स ना लगाए, तो भारत की सरकार कहाँ से कमाएगी? और इसी वजह से टैक्स लगा दिया जाता है। और दूसरी चीज, वो चीज आकर यहाँ पर महंगी बिकने लगती है, महंगी बिकेगी, जिसकी वजह से दूसरे देश का सामान भारत के अंदर बिकेगा नहीं। अब भारत के अंदर नहीं बिकेगा, क्यों नहीं बिकेगा? अरे महंगी चीज कोई खरीदेगा नहीं। और फिर क्या होगा कि भारत के अंदर जो सामान हुआ है वो तो बिकेगा ना। अगर अमेरिका का सामान महंगा है तो भारत के अंदर जो सामान है वो तो सस्ते में बिक जाएगा, आराम से बिक जाएगा, तो यहाँ के लोगों को प्रॉफिट होगा। और अगर मान लेते हैं कि भारत अमेरिका के ऊपर सारे टैक्स हटा देता है, तो अमेरिका बोझ के ला के यहाँ सामान भर देगा। अगर यहाँ सामान भर देगा तो आप खुद बताइए, तो भारत के लोगों को क्या होगा?
जो भारत के लोग वो उत्पाद करते हैं वो लोग अपना सामान नहीं बेच पाएंगे, इसी वजह से टैक्स लगाया जाता है। लेकिन देखिए, अगर बात किया जाए कि जो भारत और यूए के बीच ट्रेड हुई है उसमें फायदा क्या होगा, आपको और हमें क्या फायदा होगा। देखो, सस्ती होंगी जो लग्जरी कारें हैं भारत के अंदर। फिलहाल जब वो आती थी यूरोप के पास से, तो लगभग उनके ऊपर 100% से ज़्यादा ड्यूटी चार्जेस लग जाते थे। 100% से ज़्यादा का मतलब 100% से ज़्यादा मतलब लगभग 110% कहीं लगाया जाता था। मतलब अगर कोई 1 करोड़ की कार आ रही है भारत के अंदर, कोई लग्जरी कार आ रही है, तो वो आप ऐसा मान सकते हो कि 2 करोड़ 10 लाख तक की इतनी पहुंच जाती थी, जिसकी वजह से वो कार बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती थी। अब वो कहा जा रहा है कि वो चीज़ें हटाकर लगभग उसको कर दिया जाएगा 10% तक। आप सोच लीजिए, लगभग 100% टैरिफ माफ़ कर दिया जाएगा लग्जरी कार पर। तो ये जो यूरोप के अंदर से आप देख सकते हो, जो कारें आती थी वो लगभग 80-90 लाख, 30-40 लाख इतनी सस्ती आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो लग्जरी कार अगर खरीदने का सोच रहे थे, कुछ समय बाद बेधड़क खरीदिए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, आप कह रहे होगे भैया ये तो हमारे लिए फ़ायदा है। हाँ, फ़ायदा आपके हमारे लिए है, लेकिन जो भारतीय कंपनी थी उनके लिए घाटा है। अब आप खुद सोच कर देखिए, टाटा, महिंद्रा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां, भारतीय कंपनियां हैं जो कि कार बनाती थी। अब आप खुद बताइए, अगर लग्जरी कार भी सस्ते में बिके तो इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि वो टाटा महिंद्रा से कंपटीशन करने लगेंगी, क्योंकि जितने में टाटा महिंद्रा की वो बुलोरो आती थी और बाकी अन्य कारें आती थी, अगर उतने में ही लग्जरी कार आपको मिलने लगे तो आप कहाँ सब लोगे। इससे बढ़िया लग्जरी कार ले लो, BMW घूमो। जितने में स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर आती थी उतने में BMW घूमो, मर्सिडीज से घूमो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इससे भारतीय जो कंपनियां उनको नुकसान होगा, लेकिन आपको और हमें फ़ायदा होगा। देखिए, यूरोपीय वाइन और जो विस्की होती थी वो भी सस्ती हो जाएगी। हाँ भैया, अब देख लीजिए, आप लोग के लिए भी लगभग 100 से 125% ड्यूटी लगता था। डील के बाद ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर जो यूरोपीय वाइन थी उस पर टैक्स कम कर दिया जाएगा। कितना कम होगा अब एग्जैक्ट नहीं बताया गया, लेकिन हाँ, हो जाएगा। मशीनरी और जो मोबाइल पार्ट्स थे वो भी सस्ते हो जाएंगे। यूरोप से आने वाली जो हाई टेक मशीनरी थी और जो मोबाइल के पार्ट्स थे वो सस्ते हो जाएंगे, जिससे भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी लागत कम हो जाएगी। अरे मतलब सिंपल से यही है कि यूरोप के पास से जो मोबाइल के पार्ट्स आते थे, जो मशीनरी आती थी, वो अगर सस्ती मिलेगी, आप खुद सोच कर देखिए, सस्ती मिलेगी तो भारत के अंदर जो कंपनियां उसे जोड़ मड़ोड़ के बनाती थी उनको भी सस्ता मिलेगा। अब उनको अगर सस्ता मिल रहा है मोबाइल का पार्ट, तो सिंपल सी बात है, आप और हमें भी सस्ता मिलेगा। अरे जो चीज़ पहले आता था 100 रुपया का, मान लेते यूरोप से खरीद कर 200 रुपया के यहाँ मान लेते भारत में हो जाता था, जब उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था। अब वही टैक्स जब कम लगाया जाएगा तो यूरोप से 100 रुपये का यहाँ केवल 110 का हुआ, तो 10 ही रुपये महंगा हुआ। पहले 200 हो जाता था। तो भारत के अंदर आपको और हमें लगभग 120 रुपये मिल जाएगा, पहले वही 220 में मिलता था। तो वही आप हजारों में जोड़ लीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इन सब चीज़ों में भी। भारत और यूरोप के बीच जो डिफेंस डील थी वो भी हो चुकी है और बहुत बड़े स्तर पर हुई है। अरे अभी भारत फ्रांस से देख रहे हो 114 राफेल खरीदा, और इसी वजह से जो आपका मतलब यूरोप था वो यहाँ पर भारत के अंदर अपनी जो डिफेंस थी उसको भी लाया था। देखो, जो कपड़ा लत्ता है, जूता है, वो सारे भी सस्ते हो जाएंगे। जो यूरोप से कपड़ा लत्ता आता था वो भी सस्ते हो जाएंगे। गारमेंट जो सेक्टर है, यूरोप के करीब 10% ड्यूटी लगती थी, वो डील के बाद लगभग 0 कर दी जाएगी। देखो, वहाँ से जो आते थे वो सस्ते होंगे, लेकिन भारत यहाँ से जो भेजता था वो यूरोप के अंदर जाकर सस्ते हो जाएंगे। देखो, दुनिया के अंदर अगर कपड़ा लत्ता की बात कर लीजिए, उसमें लीडर भारत ही है। आप ऐसा मान लीजिए, असल में भारत यहाँ से जूता, कपड़ा लत्ता भेजा करता था वहाँ पर, तो 10% की उसके ऊपर टैक्स वैक्स लगा दिया जाता। टोटल मतलब 100 रुपये भेजता था तो 110 हो जाता था। अब वो 10% भी हटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो कपड़ा लत्ता, जूता उता रहता था वो 10% और सस्ता हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका मतलब यही है कि भारत के जो बनाए हुए कपड़े उपड़े थे वहाँ सस्ते बिकेंगे तो और ज़्यादा बिकेंगे, क्वांटिटी में ज़्यादा बिकेंगे, तो भारत बल्क में भेजेगा, जिसकी वजह से भारत में जो कपड़ा लत्ता की कंपनियां बंद हो गई थी वो वापस से खुलने लगेंगी। हाँ, क्योंकि जब अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाया था टैरिफ कपड़ा उपड़ा के ऊपर, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो टेक्सटाइल वाली कंपनियां थी, जो साड़ी ओड़ी बनाती थी, कपड़ा उपड़ा बनाती थी, वो सब बंद होने लगी थी, लेकिन अब वापस वो खुलने लगेंगी।
फिर सुनिए, देखिए नकली जो उत्पाद है उस पर रोक भी लगेगा। इस डील से नकली उत्पाद पर लगाम लगेगी। और वहीं जो आगरा के जूते थे और जो सूरत के हीरे थे, इन सब पर यूरोप के बड़े बाजार में बिना किसी रुकावट के अब एंट्री मिलेगी। असल में पहले जो थे ना वो एंट्री नहीं मार पाते थे, अब वो आराम से मार लेंगे यूरोप के अंदर एंट्री। उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये सारी डील तो हुई और भी तमाम डील हुई थी, लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सबसे बड़ी चीज क्या है, असल में भारत को और यूरोप के बीच डील अगर इतनी बड़ी हुई है तो समन्वय कहीं न कहीं तो जाना पड़ेगा। अरे कितना हवाई जहाज से, गुंगी जहाज से यहाँ भेजेंगे, कितना यार मतलब उससे भेजेंगे नावों से। इससे बढ़िया भारत और यूरोप सोच रहे हैं एक ठो रोड बना दी जाए। असल में ये रोड कुछ इस तरीके से बनने वाली है और ये रोड जानते हो कहाँ कहाँ से गुजरेगी। यहाँ भारत से निकलेगी, फिर जाएगी सऊदी अरब में, इधर यूएई से भी भारत को कनेक्ट करेगी, सऊदी अरब से भी कनेक्ट करेगी, इजराइल से भी कनेक्ट करेगी। असल में ये जो रास्ता है अभी यहाँ तक पहुँच चुका है। इजराइल के अंदर इसके रोड बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में लगे हैं। इसके बाद ये समुद्र वाला एरिया है, फिर यहाँ से भारत यूरोप के अंदर एंट्री मार देगा और जिसकी वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा बहुत फ़ायदा मिलेगा। केवल एक देश तक नहीं पहुँचेगा भारत, कईयों देश से यहाँ पर पहुँच सकेगा। अब इसका रोड का इस्तेमाल जानते हो कैसे करेगा भारत? असल में भारत को कभी यहाँ से यूएई जाना रहा, यहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट करना रहा, आराम से कर लेगा अगर ये रोड बन गया। फिर यहाँ से यहाँ पर मान लेते हैं कुछ एक्सपोर्ट करना रहा, सऊदी अरब में एक्सपोर्ट कर लेगा, इजराइल में कुछ एक्सपोर्ट करना रहा, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेगा और यूरोप के अंदर तो एक्सपोर्ट कर ही लेगा। तो ये भी हो चुका है और कह दिया गया है कि ये रोड जल्द से जल्द बनेगी, इस पर काम होना चालू होगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, असल में जब भी यूरोप अभी तक भारत के मतलब इंडिया का नक्शा जारी करता था तो उसमें ये वाला जो पार्ट था ना पीओके वाला, काट दिया करता था। लेकिन इस बार यूरोप ने जब भारत का नक्शा जारी किया है तो ये वाले पार्ट को रखा है, यानी कि वो भी जान रहा है कि पीओके इंडिया का है और इसी वजह से ये वाला जो एरिया है भारत का उसको इस बार उसने कंसीडर किया है। अब इसका इशारा आप समझ रहे हो, मतलब आपका यूरोप भी चाहता है कि भारत ये पीओके ले ले। और मैंने आपको कुछ वीडियो पहले में बताया ही था कि भारत बस कुछ दिन रुक जाइए या कुछ साल रुक जाइए, भारत ये पीओके लेकर ही मानेगा। क्यों लेकर मानेगा? क्योंकि यार जब वो वेनेजुएला ले सकता है, ग्रीनलैंड पर हमला कर सकता है, ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका, तो भारत अपनी ही जमीन क्यों नहीं ले सकता? मतलब उसकी दादागिरी देखिए दूसरे देश पर कब्जा करने की, जो कि उसका है ही नहीं। भारत अपना जमीन क्यों नहीं ले सकता? और इसी वजह से मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि भारत अपनी जमीन अब ले ही लेगा। तो इतनी सारी डीलें हुई थी, उसमें क्या सस्ती क्या महंगी होगी, किस कंपनी को नुकसान तो किस कंपनी को फायदा होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप अब आप समझ गए होंगे। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, और अगर ऐसी जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, कहीं मिस ना हो जाए ये चैनल। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।